नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीटीएट जिसकी पात्रता परीक्षा भी हुई है उसकी सिलेक्शन एग्ज़ाम होने वाली है। सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी, यह तमाम एग्ज़ाम हमारे सामने हैं। तो इन सभी एग्जाम में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन। तो उसी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में आज हम एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत के वन और उनका संरक्षण। यानी कि जो भारत के वन है उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और उनके संरक्षण से लेकर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, भारत के वन को लेकर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। और यदि आपको क्लास यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप यदि ये सोचकर बैठे हैं कि जब हम इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत जो अभी आप कर रहे हो वही आपको आगे काम आने वाली है। तो इस क्लास के अंतर्गत आपको बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। चलिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने है सबसे पहला प्रश्न, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? यानी कि अपना भारत जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन फैले हुए हैं। जैसे कि आपको ये तो पता है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, लेकिन अपने भारत में कौन से वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। तो आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से एक आंसर बताना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन से वन फैले हुए हैं। तो यहां पर जो वन आ जाएंगे बच्चों वो आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है जो वन कहीं ना कहीं अपने साल में एक बार क्या गिराते हैं, पत्तियां गिराते हैं। साल में एक बार, कब भैया? साल में एक बार जो पत्तियां गिराते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं कहते हैं क्या? पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। मैंग्रोव वन की यदि हम बात करें कि मैंग्रोव वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं बच्चों, तो मैंग्रोव वन जो एक तरीके से जो समुद्री क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र? जो समुद्री क्षेत्र या फिर जो लवणीय जल वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहीं पर्वतीय वन की यदि हम बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं पर्वतीय वन कहलाते हैं। इस ऑप्शन के मुताबिक आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में है वह कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी कि जिस राज्य में पाया जाता है सघन वन। सर, सघन वन का मतलब होता है कहीं ना कहीं जैसे कि हम एक पर्टिकुलर ये एरिया ले रहे हैं, यहां पर बिल्कुल पास पास में वन बसे हुए हैं, पास पास सघन, तो इसे हम बोलते हैं सघन वन। और एक वो क्षेत्र होता है जहां पर विरल होता है, यानी कि एक वन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस प्रकार दूर दूर जो वन होते हैं उन्हें विरल कहते हैं और जो पास पास बसे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सघन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्न उक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है? यानी कि चीड़ के जो वन हैं ये भारत के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड, उत्तराखंड। बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे झारखंड एक राज्य है, बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो उत्तराखंड भी एक राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि जो चीड़ के वृक्ष हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो एक पर्वतीय इलाका हो या जो ठंडा क्षेत्र होता है वहां पर। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है बच्चों जहां पर सागौन के वन ज्यादा पाए जाते हैं? किसके? सागौन के। तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो बच्चों सागौन के वन ज्यादा से ज्यादा जहां पर पाए जाते हैं वो है भारत का राज्य मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसी को कहा जाता है हृदय प्रदेश। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसी को आपने सुना होगा तो इसी को भारत का दिल कहते हैं, भारत का दिल। इसी की यदि हम बात करें तो इसको लघु भारत कहते हैं, लघु भारत। इसी को यदि देखा जाए तो रेवा प्रदेश कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, किसके? मध्य प्रदेश के, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ है ये। वहीं यदि देखा जाए तो इसको टाइगर स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट। और इतना ही नहीं, जैसे हम वन वाले टॉपिक को पढ़ते हैं तो वनों का राज्य भी बच्चों किसको कहा जाता है? तो वनों का राज्य भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5,
भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है? असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है। तो बच्चों ऐसा राज्य जो है वो हो जाएगा चंदन की लकड़ी के लिए, वो है कर्नाटक। आप सभी लोगों के सामने जैसे ही चंदन आया तो आपके सामने आ गई होगी कौन सी मूवी? पुष्पा। झुकेगा नहीं साला, है ना। लेकिन अपने को यहाँ पर वो ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना है बच्चों, अपने को अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बस आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लो इस माध्यम से, इसलिए आपको बताया है। तो कर्नाटक राज्य में कौन सी लकड़ी मिलती है? चंदन की लकड़ी। वहीं यदि हम बात करें असम जो राज्य है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो असम जो राज्य फेमस है वो चाय के लिए है। ठीक। वहीं पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो किसके लिए फेमस है बच्चों? तो ये आप लोगों ने सुना होगा, तो जूट के लिए फेमस है। और वहीं यदि देखा जाए केरल राज्य वगैरह में, तो इधर आपको कौन से पेड़ मिलेंगे बच्चों? नारियल के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतरीन और शानदार कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आपको पता होना चाहिए कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो बच्चों भारत में वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो जुलाई के प्रथम माह में मनाया जाता है, प्रथम सप्ताह में। वनों के हेतु कौन सी नीति चलाई गई, यानी कि वनों के किस चीज के लिए भैया? तो वनों के संरक्षण के लिए बोल रहे हैं। वनों के संरक्षण के लिए कौन सी नीति लगाई गई या चलाई गई? तो उस नीति का नाम है बच्चों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति। कौन सी नीति है? राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? तो बच्चों राष्ट्रीय वन नीति का जो शुभारंभ हुआ था ये याद रखिएगा 1952 में हुआ था। वनों को कटाव या वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? बच्चों आप लोग जानते होंगे वनों के कटाव के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो आंदोलन कौन सा है? तो उस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वनों के आंदोलन के लिए या वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था बच्चों? चिपको आंदोलन चलाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न से पहले और भी आपके लिए जानकारी है। चिपको आंदोलन भैया किसने चलाया? तो चिपको आंदोलन बच्चों चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। वहीं चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चिपको आंदोलन को जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों वो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाने वाला पुरस्कार है कि चिपको आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों देहरादून में है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो स्थापना की गई थी बच्चों वो 1981 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ये भोपाल में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयम्बटूर। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करें तो नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून, जो कि किसका संस्थान है? ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो भी अधिकतर पेड़ पौधे और जीव जंतु से जुड़ा हुआ एक संस्थान जो है बच्चों वो एक ही जगह पर है, जो कि है कोलकाता। इससे पहले वाला जो बताया था वो भी कोलकाता था। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछ ले, बॉटनिकल के अलावा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछ ले, तो दोनों कहाँ पर है बच्चों? कोलकाता में है। चलिए अगला प्रश्न है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो वृक्षों को काटना, वृक्षारोपण, वृक्षों का आनुवांशिक परिवर्तन या खेतों में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर जो वन महोत्सव है ये किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव बच्चों है वृक्षारोपण से। किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वृक्षों को लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, और कहीं ना कहीं हम वृक्ष को लगाएंगे तो पर्यावरण भी हमारा कहीं ना कहीं संतुलित होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से या वनों के काटने से? तो भैया चिपको आंदोलन जो है वो जिस चीज से संबंधित है वो है वन के संरक्षण से। हम वन का संरक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण भी हमारा सेफ एवं सुरक्षित रहेगा। ठीक, चलिए आप लोगों के लिए वापस से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में बच्चों वनों की जो ताजा रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करता है।
भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो लगभग यदि देखा जाए बच्चों, ये आंकड़े जो होते हैं ये लगभग होते हैं, इसलिए आपको लगभग बता रहा हूं, तो ये 23.81% है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जो वन है बच्चों वो है मध्य प्रदेश में। वहीं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1981 में की गई थी। और कहां पर की गई थी बच्चों, तो ये याद रखिएगा, भोपाल में की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं बच्चों। कौन से? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां मिलते हैं, तो ये आपको पता ही है भैया, कर्नाटक में। साइलेंट वैली जो है वो कहीं ना कहीं ये कहां पर है या क्यों प्रसिद्ध है, तो साइलेंट वैली जो है ये केरल में है, जिसे कहीं ना कहीं शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, कहां पर है? केरल। फूलों की घाटी कहां स्थित है, तो फूलों की घाटी बच्चों याद रखेगा उत्तराखंड राज्य में है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं केरल में। कहां पर? केरल में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश। तो भारत की यदि हम बात करें, ये भारत का दक्षिणी इलाका है, इस घाट को बच्चों बोलते हैं पूर्वी घाट और इस घाट को बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। और ये जो पश्चिमी घाट है ये एक भारत का क्या है बच्चों, हॉट स्पॉट भी है, ये याद रखिएगा। ठीक, हॉट स्पॉट क्या होता है, ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी पहाड़ी है जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां पर पहाड़ियों के बारे में कि जो अरावली पहाड़ी है ये कहां पर है, ये राजस्थान के पास है। शिवालिक जो है ये हिमालय का भाग है बच्चों, किसका भाग है, ये हिमालय का। वहीं राजमहल की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, या जिसे हम छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, वहां पर है राजमहल की पहाड़ी। ठीक, वहीं एक पहाड़ी इसी की तरह आती है बच्चों, राजपीपला की पहाड़ी, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में है, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है राजपीपला, बल्कि राजमहल जो है वो सीएनपी यानी कि छोटा नागपुर का पठार। नीलगिरी पहाड़ी जो कि दक्षिण भारत में है, ये आपको पता ही होगा। और इसी दक्षिण नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेट्टा, ये याद रखिएगा आप। ठीक, और वहीं अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, जब दोनों नदी कहीं ना कहीं कहां पर मिलती है, ये बांग्लादेश में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, हालांकि गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र है दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से यहाँ पर मिलती है। और जब दोनों नदी मिल जाती है बच्चों, तो आप याद रखिएगा ये जिस नाम से जानी जाती है वो है पद्मा। और पद्मा के नाम से ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए कभी आपसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो सुंदरवन डेल्टा। कौन सी खाड़ी में है ये, या कौन से क्षेत्र के पास में है, तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के पास में है ये। कौन सी क्षेत्र ये? बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14वें का डी, ऑप्शन नंबर डी, जिसे सुंदरवन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है, उसे सुंदरवन क्यों कहते हैं? चंदन की लकड़ी के कारण, शीशम की लकड़ी के कारण, सुंदरी वृक्ष के कारण, या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों सुंदरी वृक्ष के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले आप लोगों के सामने वापस से यहाँ पर महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला राज्य बच्चों याद रखिएगा कौन सा? कर्नाटक। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो शुष्क क्षेत्र में होते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं बर्फीले क्षेत्र में होते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक, तो इनका है 93% व 7%। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन।
कौन से हैं? पतझड़ वन है, ये आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं बच्चों वो है प्रायद्वीप पठार। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों के कितने प्रतिशत है? 2011 के अनुसार बोल रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा। तो यह पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? 3%। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो ये पुराने आंकड़े के मुताबिक यदि देखा जाए तो सबसे कम वन जो है वो है बच्चा हरियाणा राज्य में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 16वां। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारी वन की, कंटक वन की, पर्वत वनस्पति की, टेगा वनस्पति की। तो सुंदरी वृक्ष जो है एक प्रकार के कौन से वनस्पति है भैया? तो ये याद रखिएगा, ये ज्वारी वन है। और ज्वारी वन वो वन होते हैं जो डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? मतलब भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, वही जिसकी हम बात कर रहे थे ज्वारी वन की, वो कौन से क्षेत्र में है? अफ्रीका वन में, अल्पाइन वन में, ऑस्ट्रेलियाई वन में, सुंदर वन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर वन में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गरान वन होते हैं ऊंचे पर्वतों पर, बर्फीले मैदानों में, भीतरी पठारों में, तटीय दलदल में। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है मैंग्रोव वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर दलदली इलाका हो, या फिर इसके अलावा आपके सामने समुद्री इलाका आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आ जाए भैया कौन सा क्षेत्र, ये जो लवणी क्षेत्र जो है वो आ जाए, तो भी आप लोगों का उत्तर वही होगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें का सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ का रण क्षेत्र में, दंडकारण्य में। तो यहां पर मुख्यतः बोला गया है कि मुख्यतः कहां पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सुंदरवन। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को गुल्म यानी कि स्क्रब जंगल, मैंग्रोव, टुंड्रा, पर्णपाती जंगल। तो सुंदरवन के जंगल को बच्चों कहा जाता है, याद रखिएगा, मैंग्रोव वन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 20 के बाद 21वां। चलो 21 से पहले आप लोगों के लिए वापस जानकारी है कि भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो भारत के पश्चिमी घाट पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदाहरित वनस्पति। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को हम क्या कहते हैं? तो जो दलदली इलाका होता है या ज्वार भाटा वाला क्षेत्र होता है बच्चों, वहां पर पाए जाने वाले वनों को हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? मतलब जहां पर ज्यादा वन पाए जाते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद कहां पर बच्चों? छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? ऐसा कौन सा वृक्ष है जो सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता? तो उसका नाम है महोगनी। ये याद रखिएगा, ये वृक्ष है, या फिर आप लोगों को वन वाले टॉपिक में इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक, कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सभी को पता है, सुंदरी वृक्ष के कारण। चलिए अगला प्रश्न है भैया, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? देखो, ताप स्थल का मतलब है बच्चों हॉट स्पॉट। यहाँ पर हॉट का मतलब ताप और स्थल का मतलब यहाँ पर आप लोगों के सामने है हॉट स्पॉट। ठीक, तो इसमें पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 21। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल, कलिम्पांग का लावा जंगल, उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, उत्तर प्रदेश का कार्बेट नेशनल पार्क। तो मैंग्रोव की खेती के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है बच्चों वो है आप लोगों के सामने दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। चलिए अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? जो मैंग्रोव वन हैं इनका वैश्विक तापन के द्वारा क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या उपयुक्त ए व सी दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भैया क्यों? क्योंकि वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो इनका पानी नदियों के माध्यम से जाएगा कहां पर? समुद्री इलाके में, और उसी समुद्री वाले इलाके में कहीं ना कहीं मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो कि विशाल क्षेत्र क्या हो जाएगा? इनका जलमग्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सुंदरवन किसका उदाहरण है?
वन पारिस्थितिकी तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। जहां भी बच्चों आप लोगों के सामने सुंदरवन वाला क्षेत्र आ जाए तो वहां पर आप लोगों को आंख मीच के लगा देना है मैंग्रोव वाला क्षेत्र। ठीक, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो मैंग्रोव वनस्पति है इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं, इनकी जो छाल होती है बच्चों वो कैसी होती है, नमकीन होती है। इस पर नग्न पैर पर चलना जो होता है मुश्किल होता है, क्योंकि इस वनस्पति में जो है वो कांटे पाए जाते हैं, हल्के हल्के क्या पाए जाते हैं, इसमें कांटे पाए जाते हैं। चलिए अगर आगे है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन है, मतलब ऐसे कौन से वन है जो चक्रवात को आने में उनका अवरोध करते हैं, उन्हें रोकने का काम करते हैं। अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन, एवरग्रीन वन, मानसून वन। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन। चलिए अगला प्रश्न है 25। अमेजनी वन एक प्रकार का है, यानी कि जो अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले वन हैं वो किस प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय मौसमी वन है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक, यानी कि अमेजन में पाए जाने वाले जो जंगल है वो कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और अमेजन के जो जंगल हैं आप लोगों ने सुना होगा अमेजन के जंगल, इनको क्या कहा जाता है, तो जो अमेजन के जंगल है बच्चों इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन के जंगल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। चलिए आगे है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए बच्चों, तो 33% क्षेत्र पर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको पता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो है नागपुर में। वन महोत्सव के जनक कौन है, तो वन महोत्सव के जनक जो है बच्चों ध्यान रखिएगा KM मुंशी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं, तो भारत में वर्षावन मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में है। ठीक, वर्षावन क्या होते हैं, तो वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ज्यादा क्या होती है, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है। अब ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, एक तो आप सभी लोगों को पता है मासिन राम मेघालय। अब ये मासिन राम मेघालय जो है ये कहां पर है, तो मासिन राम मेघालय जो है बच्चों ये आप लोगों को पता होगा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, और पश्चिमी घाट में जो देखा जाए तो वो केरल वाला राज्य है। ठीक, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत या कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, मतलब जो टोटल विश्व है उसमें जो वन है उन वनों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2%, 7%, 10%, 15%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उनमें कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है, आर्किड है, देवदारू है, चीड़ है, यूकेलिप्टिस है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किड। क्या हो जाएगा, आर्किड। चलिए अगला प्रश्न है 29। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो वर्षा वन होते हैं इन वर्षा वनों में यदि देखा जाए तो जो ये पेड़ होते हैं इन पेड़ों के नीचे जैसे यहाँ पर कोई वनस्पति उग जाती है तो इस वनस्पति को हम क्या कहते हैं। ठीक, तो इसे हम जिस नाम से जानते हैं, क्या क्राउन, छत्र, वनतल या अंडर स्टोरी, तो बच्चों इसे कहते हैं अंडर स्टोरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सदाबहार व बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन होते हैं इनके लिए कितनी ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है या कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र पर देखा जाए तो सदाबहार जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए अगला है, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि जो साल और सागौन के वृक्ष हैं ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन में, विषुवतीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में या मिश्रित वन में। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ पर मुख्यतः आपको साल और किसके वृक्ष देखने को मिलेंगे, सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए
एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय में लगभग कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं। यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में मात्र कितने प्रतिशत, 1% वन जो है वो खत्म हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत वन नष्ट हुए हैं, 20, 40, 60, 80। तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चों 40%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर वनों को ज्यादा से ज्यादा काटा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, उत्तरी वन में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जो बर्फीला इलाका होता है वहां पर कोई लोग काटने जाते नहीं है। मरुस्थल में अधिकतर झाड़ीदार पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए उनको भी नहीं काटते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 33वें का ए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? ऐसा कौन सा भोजन है जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय वनों का हनन हो रहा है? सुअर का मांस, शर्करा, बकरे का मांस, गोमांस? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमांस। 34 का सही उत्तर है डी। चलिए, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार किस्म के वन मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखी क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 35वें का डी, जो कि है भूमध्य रेखी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है 36, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको मैंग्रोव वन भी देखने को मिलेंगे, सदापर्णी वन भी देखने को मिलेंगे और पर्णपाती वन भी देखने को मिलेंगे? तो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको तीनों प्रकार की वनस्पति का क्षेत्र देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है 37, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का बायोस्फीयर रिजर्व है? यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे और जो प्राणी हैं उनका संरक्षण करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, दादरा नगर हवेली? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? उष्णकटिबंधीय होता है, शीतोष्ण होता है, मानसूनी होता है या विषुवतीय होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पर यह क्षेत्र वैसा होता है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, और जब ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा से ज्यादा वनस्पति होती है, और जहां पर ज्यादा से ज्यादा वनस्पति होती है वहीं पर जैव विविधता होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, तो ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं? सदाबहार वन, गरान वन, पर्णपाती वन, कटीले वन? तो ऐसे वृक्ष जो मौसम के अनुसार अपने पत्तों को त्यागते हैं, ऐसे वनों को हम बोलते हैं बच्चों पर्णपाती वन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है वो गिराते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष गिराते हैं, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष या पर्णपाती वृक्ष तथा शंकुधारी वृक्ष दोनों? तो ऐसे वृक्ष जो हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता दूं, ऐसे वृक्ष को बोलते हैं हम पर्णपाती वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, पर्णपाती वृक्ष क्या है? तो अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे, अपने खाद्य का संश्लेषण करेंगे? तो इसका जवाब तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो दक्षिण के पठार की विशेषता है? सागौन, शीशम, साल, चंदन? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा चंदन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 43, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि धीरे धीरे आजकल वर्तमान में उत्पादनशीलता इनकी कम हो रही है, तो ऐसा क्रम कौन सा है? मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान, झील? सागर, झील, घास, मैदान, मैंग्रोव, मैंग्रोव, घास, मैदान, झील, सागर, सागर, मैंग्रोव, झील, घास, मैदान? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सागर, फिर मैंग्रोव, फिर झील, फिर घास, फिर मैदान। इस प्रकार से इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका क्रम जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ठीक, चलिए अगला है,
निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है भैया कि वैश्विक विरासत का वन किसको कहा जाता है। शायद आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो नोट कर लेना, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान जो कि शिवपुर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, जिसे विश्व विरासत का वन कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वृक्षाधिक क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वन है? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी दक्कन में। कहाँ हो जाएगा? पूर्वी दक्कन में, इसलिए 45वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हर एक बच्चा जानता है, मध्य प्रदेश। चलिए, वन आच्छादन के कम होने का कारण है, यानी कि जो वन क्षेत्रफल है उसके कम होने का कारण क्या है? कृषि, निर्माण उद्योग, पर्यटन और तीर्थ यात्रा या बढ़ती हुई आबादी? तो बच्चों सबसे ज्यादा मुख्य कारण जो है इन चारों में से वो है बढ़ती हुई आबादी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को अपना स्थायी आवास बनाने के लिए वनस्पति को काटना पड़ेगा, इसलिए बढ़ती हुई आबादी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? मानव संसाधन को, जलवायु को, स्थानीय वनस्पति को, पारिस्थितिकी प्रणाली को? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी प्रणाली को सबसे ज्यादा क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 49, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ऐसे कौन से वन हैं जो कि शैवाल तथा काई से बने होते हैं? तो टेगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा टुंड्रा वन, जो कि कहीं ना कहीं किससे बने होते हैं? ये मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? देखो आया यहाँ पर विरल और सघन। विरल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, विरल का मतलब होता है दूर दूर। तो अल्पाइन, टुंड्रा, छप्पारल, टेंगा, ऐसी कौन सी वनस्पति है जो विरल मात्रा में पाई जाती है, दूर दूर पाई जाती है? तो 50वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टुंड्रा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? मतलब ऐसे वन का कौन सा प्रकार है जो पृथ्वी को कहीं ना कहीं या पूरे विश्व की भूमि को 25% आच्छादित करके रखता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, साइबेरिया का टेगा वन, मानसून वन, यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो 51 नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने साइबेरिया का टेगा वन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 52, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोण बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो अमेजन नदी वाला जो क्षेत्र है उसमें जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सेल्वा वन, टेगा वन, टुंड्रा वन, पंपास। तो बच्चों पंपास जो पाए जाते हैं वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पर? अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पाया जाता है पंपास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सेल्वा। चलिए अगला प्रश्न है, टेगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? जड़ी बूटी वाले शाकी वृक्ष, मृदु काष्ठ वृक्ष, अल्पाइन या मिले जुले वृक्ष? तो टेगा वन के अंतर्गत जो वृक्ष होते हैं बच्चों वो होते हैं मिले जुले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास का सबसे आखिरी एवं अंतिम सवाल आप लोगों के सामने है। भारत के वनों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न खत्म होता है। 54 है, सेल्वा होते हैं। तो कनाडा के विस्तृत वन, ब्राजील के विषुवती वर्षा वाले वन, सदाबहार मानसून वन या साइबेरिया के शंकुवृक्षी वन? तो बच्चों 54 का सही जवाब हो जाएगा ब्राजील के विषुवती वर्षा वाले वन को कहते हैं सेल्वा। प्यारे साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।